प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स का टॉप 40, ठीक है, टॉप 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को कवर करेंगे फर्स्ट बुक का, ठीक है। तो पहला बुक का जो हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4 है, इसका वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, हम लोग इसको कर चुके हैं। तो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ ही वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से रह ना जाए। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का ये हमारा चैप्टर 5 है, ठीक है। तो चैप्टर 5 से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि निम्न में से है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिनिधि का विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों का संक्षेपण का एक तरीका है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, औसतों के सांख्यिकीय माप निम्न में से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक और उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सामान्यतः 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों ही, इसीलिए उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 परिवारों की मासिक आय, ठीक है, रुपए में 3300, 3600, 4400, 5000, 6300, 7400, ठीक है। यहाँ परिवारों की औसत आय निम्नांकित है, तो कितना हो जाएगा? तो परिवारों की औसत आय ये हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा 5000, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर माध्य, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, समांतर माध्य को सामान्यतः डैश नाम से निर्देशित किया जाता है, किससे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समांतर माध्य के परिकलन का अध्ययन मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 श्रेणियों के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, किसी कक्षा के छात्रों के अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये आंकड़ा दिया है और इसका समांतर माध्य का जब गणना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 56, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा सांख्यिकी माप है जो 2 अथवा 2 से अधिक सांख्यिकीय श्रृंखलाओं में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहसंबंध, ठीक है। और चैप्टर का भी नाम है सहसंबंध, ठीक ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सहसंबंध द्वारा सहप्रसरण का माप किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सहसंबंध इनमें से किसका माप करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए तथा बी, ठीक है। 2 चरों के बीच संबंध की मात्रा और 2 चरों के बीच संबंध की तीव्रता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सहसंबंध गुणांक को सरल सहसंबंध भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब 2 चरों x एवं y का मान एक ही दिशा में परिवर्तित होता है तो वह उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक सहसंबंध, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, जब 2 चरों x एवं y के बीच परिवर्तनों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है तो उसे कहते हैं,
क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेखीय सहसंबंध, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयत चित्र द्वारा सहसंबंध को मापा जा सकता है। ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि जो गलत है उसको ही टिक करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, वह चित्र जो साहचर्य के रूप में के स्वरूप को विशेष संख्यात्मक मान दिए बिना दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं परिकर्ण आरेख या फिर बिंदु चित्र। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है, नीचे दिए गए परिकर्ण आरेख या बिंदु चित्र में सहसंबंध का मान क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, नीचे दिए गए परिकर्ण आरेख बिंदु चित्र में सहसंबंध का मान क्या है। अब हम लोग को इसमें बताना है कि सहसंबंध का मान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित चरों के समूह के परिमाण में परिवर्तनों को मापने का एक सांख्यिकीय साधन डैश है, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचकांक। ठीक है, तो ये हमारा सूचकांक चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, और ये सूचकांक चैप्टर जो ये चैप्टर 7 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचकांक में दो अवधियों में से जिस अवधि के साथ तुलना की जाती है उसे किस अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधार अवधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को किसी तरह का कोई भी डाउट रहने पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आधार अवधि में सूचकांक का मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2015 के स्तर से वर्ष 2022 में कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ, इसमें आधार वर्ष क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आधार वर्ष हो जाएगा 2015, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो सूत्र है, ठीक है, ये जो सूत्र है ये क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरल समूहित कीमत सूचकांक, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, लेस्पेयर का मूल्य सूचकांक किस अवधि परिमाण को भार के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार अवधि, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पासे का मूल्य सूचकांक किस अवधि परिमाण को भार के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान अवधि, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाह सूचकांक, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को कौन मापता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मजदूरी समझौता आय नीति, कीमत नीति, किराया नियंत्रण, कराधान, सामान्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में किस सूचकांक की मदद ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक्स का 2 बुक है ना, तो पहला बुक का ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर से हमारा पहला क्वेश्चन है, परियोजना निर्माण का पहला चरण निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समस्या की पहचान, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, परियोजना निर्माण का अंतिम चरण निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांख्यिकीय विधियों का उपयोग निम्नांकित किन आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्पादन, बैंकिंग और बीमा सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वेक्षण का लाभ है, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, किसी उत्पादन या प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सूचनाएं प्राप्त करना, एकत्रित सूचना से रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपभोक्ता उत्पाद से संबंधित परियोजना के लिए लक्षित समूह निम्न में से कौन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण तथा शहरी दोनों उपभोक्ता, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, परियोजना में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग कब किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब समय, धन एवं मानव संसाधन की कमी हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, परियोजना से प्राप्त सूचनाओं को प्रस्तुत करने की प्रमुख विधियां निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि दंड आरेख, सारणीय और वृत्त आरेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वेक्षण में प्राथमिक आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, यह कैसे निर्धारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण के उद्देश्य द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंकड़ों का विश्लेषण करने की प्रमुख विधियां निम्न हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, परिक्षेपण की माप और सहसंबंध, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त द्वितीय स्रोतों का विवरण परियोजना के किस भाग में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रंथ सूची में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी के साथ इकोनॉमिक्स का जो 40 MCQ है इम्पॉर्टेंट, उसको हम लोग अभी रिवीजन किए हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।